हाँ जी, आगे चलिए आगे हैं तो अब अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज का वीडियो उन प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक हम नए पैटर्न पे आधारित प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फिजिक्स का। ठीक है ना, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हम भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का एक हम पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो इस प्रश्न पत्र को आराम से देखिएगा, पूरी कंप्लीटली हम सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए जी अब एक एक करके हम जानते हैं। आई थिंक मैं कलर थोड़ा सा चूज कर लूं, बेटर रहेगा। ठीक है ना, हाँ जी चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतना बेसिक बात है, ये तो जानते ही हैं, नाम अनुक्रमांक लिखना होता है, ये पेपर कोड है, ये आपका पूर्णांक 70 नंबर का होता है, 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न पत्र होता है। इतना बेसिक तो जानते ही हैं। यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए होते हैं, इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए जी अब यहाँ पे हमारा आता है खंड अ। तो खंड अ में हमसे देखिए 6 नंबर के मतलब एक नंबर के 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए जी 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उसको तैयार करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। कोई भी चालक है, यदि इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो कोई भी ये एक धारावाही चालक हो जाएगा। तो यदि हमने धारा प्रवाहित किया तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बात आप समझे, मतलब कोई धारावाही चालक है तो उसमें मतलब कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाहित किया गया है, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बट यहाँ पे एक और बात है, आप याद रखेंगे, यहाँ पे एक और बात मैं बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं एक समान कोई भी आवेश है, वो अगर इस तरीके से गति कर रहा है, कोई भी आवेश है और वो लगातार गति कर रहा है, तो इस आवेश के चारों ओर जानते हैं 2 चीजें उत्पन्न होगा। एक तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन कहे कि गतिशील कण के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, तो आप याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। परंतु कोई धारावाही चालक है तो उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला होता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। अगला आता है चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। तो देखिए चल कुंडली जो धारा मापी है उसकी सुग्राह्यता को हम बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कुंडली के क्षेत्रफल को घटाकर, या कुंडली के फेरों की संख्या को घटाकर, या कुंडली में फेरों की संख्या मतलब कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, या चुंबकीय क्षेत्र के मान को घटाकर। तो ये बात आप याद रखेंगे कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता में हम वृद्धि कर सकते हैं, मतलब उसको बढ़ा सकते हैं। कब, जब कुंडली का जो क्षेत्रफल है ना उसको बढ़ाकर, कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाकर हम कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला आता है यहाँ पे विद्युत विभव का मात्रक है। अरे ये तो आप जानते ही होंगे, विद्युत विभव V = W/Q होता है। और यहाँ पे W क्या है, कार्य है, तो कार्य का मतलब जूल हो गया, और प्रति कूलाम का मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आप समझ ही गए होंगे, जूल प्रति कूलाम, ये ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन को हम समझते हुए चलेंगे जी, नो टेंशन, आराम से हम समझते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा घड़ी का यहाँ पे प्रश्न आता है, अब ध्यान से समझेंगे। ठीक है जी, अब देखिए ये बहुत बार पूछा गया कि चांदी का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है, 0 होता है, -1 होता है, +1 होता है, या अनंत होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि चांदी का जो Ag है ना, चांदी, तो इसका जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है जी, वो होता है अनंत। क्या होता है जी, अनंत होता है, मतलब K = इनफिनाइट। ठीक है ना, अनंत होता है। अगला आता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, या वोल्ट × मीटर होता है, या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम होता है। तो याद रखेंगे विद्युत फ्लक्स फाई E क्या होता है, E/ds cos θ होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है ना,
अगला आता है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। विद्युतशीलता जो म्यू नॉट है ना, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है, कूलाम इनवर्स प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन प्रति कूलाम होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो याद रखेंगे जो विद्युतशीलता म्यू नॉट का जो मात्रक होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है जी, एप्सिलॉन क्या होता है जी, कूलाम -2 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, बात समझ के होंगे, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब उसके बाद अब यहाँ से हमारा सबसे पहली बात, ये हमसे 6 नंबर के फिर से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर के, मात्र एक नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 6 नंबर अब फिर से यहाँ से हमें एक नंबर में पूछे जाएंगे, इसकल टू 6 नंबर अब यहाँ से मिलेंगे। चलिए जी, इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। लॉरेंज बल क्या है, इसको बताना है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं, इसको बताना है। अनोमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। और फिर से अनोमीय परिपथ, ये थोड़ा डबल हो गया है, इसका शायद टाइपिंग में मिस्टेक किया गया, अभी मैं देख लूंगा इसको। एक्स किरणों के 2 प्रमुख गुणों तथा उपयोग लिखिए। चलिए जी, एक करके हम समझते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो ग है ना, ये तो इसके जगह पर कुछ अलग क्वेश्चन है, मैं अभी देखकर आपको बता दूंगा, ठीक है ना। पहला आता है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसको समझ लेते हैं जी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव हमने लिख दिया है, बात को समझिएगा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है ना, यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे ये 2 बिंदु आवेश होते हैं, 2 आवेश होते हैं, ठीक है ना। ए और बी 2 बिंदु है, इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इस पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ना, वो बहुत ही कम होती है, अल्प दूरी होता है, ठीक है ना। तो ये जो बना निकाय है ना, इसी निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसमें क्या आप देखेंगे, तो दोनों जो आवेश है वो क्या है, विपरीत आवेश है, ठीक है ना। अगर आप आवेश को देखते हैं तो ये दोनों आवेश क्या है, विपरीत आवेश हैं। आवेश विपरीत है कि नहीं, एक दिख रहे हैं प्लस है तो एक है माइनस, तो विपरीत आवेश है। और दूसरी बात क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी अल्प दूरी है, अल्प दूरी है। तो हम यही कह रहे हैं कि अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण व विपरीत आवेश के इस बने निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बहुत बार हमने बताया हुआ है, वही बात लिख दिया है। 2 बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे गए हों तो इस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जिस तरीके से समझे रहेंगे ना, तो बहुत तरीके से परिभाषा आप कह सकते हैं। जैसे मैंने समझा हुआ है तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या जो हमने यहाँ पर लिखा है वो भी बोल सकते हैं कि देखिए कह रहा है ना, 2 बराबर व विपरीत, व यहाँ पर ओनली व रहेगा, 2 बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश। देखिए ये परिमाण में मतलब मात्रा में तो इक्वल है, ठीक है ना, मतलब ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, परंतु विपरीत आवेश होंगे, ये प्लस तो ये माइनस। तो वही कहा जा रहा है कि 2 बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हैं या रखे गए हैं, तो इस निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव का हो गया ना। अब इसी में कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ये होता है ना कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, अब तो इतना आप समझ गए हैं कि इसका मतलब ही वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव है ना, तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव में से इन दोनों में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। हमने क्या कहा, हमने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं ना। यही फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो P =
2QL भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में है तो कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। किधर भी हम लिख सकते हैं 2QL हम लिख देंगे। या आप सोच रहे होंगे सर ऐसे लिखेंगे तो सही नहीं है, 100% सही है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और बात आप याद रखेंगे कि इसका जो मात्रक क्या होता है, मात्रक आप याद रखेंगे कूलाम मीटर, कूलाम इंटू मीटर होता है। राशि कौन सी होती है, तो राशि आप याद रखेंगे अदिश राशि होती है। कौन सी राशि जी, अदिश राशि होता है। इसका बीमीय सूत्र याद रखेंगे ml2t-3 a-1 होता है। ठीक है ना, ये बीमीय सूत्र है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ml2t-3 a-1। ठीक है ना। तो इतना बेसिक बात हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। एक और बात मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, एक बताना भी चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1 नंबर में पूछा गया है, 2 नंबर में भी पूछा गया है, और कभी कभी 3 नंबर में भी पूछा गया है। मैंने खुद देखा है, मैं पढ़ाता हूं तो मुझे जानता हूं भैया। ठीक है ना, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी कराया होगा, 2 नंबर में भी हमने कराया है, मुझे याद है। तो 1 नंबर में भले ही ऐड किया गया है, बट ये 2-2 नंबर में भी पूछे गए हैं, इसलिए इसको तैयार आप जरूर कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के वैद्युत द्विध्रुव समझ लिए, लॉरेंज बल क्या होता है इसको समझाना है। तो चलिए जी यहाँ पे अब हमारा आ गया लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है जी, समझिएगा, बहुत ही सिंपल है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है ना दोस्त, यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान, इस तरीके से ये एक क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण है जिस पर आवेश है, और ये आवेशित कण इस तरीके से गति कर रहा है। ठीक है ना। तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो इस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, और उसी बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। समझ में आ गया। तो परिभाषा आप कह देंगे ना कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो इस आवेश पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखें, लॉरेंज बल F = QVB sin थीटा होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है ना। ये फिगर आप चाहे तो बना सकते हैं, बना देंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है ना, बना लीजिएगा, बट अच्छे से थोड़ा सा जो गोला हमने किया है ना, ठीक है ना, अच्छे से इस तरीके से कीजिएगा। इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से दिखा देंगे, नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये होता है ना कि बनाने देंगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन बनता है दोस्त की टीचर समझते हैं हाँ लड़के ने पढ़ाई किया हुआ है, ये बात होती है जी। अगला हमारा ग क्वेश्चन आता है कि देखिए क्या रहा था ना, इस यहाँ पे अगर आप देखें, मैं दिखा दूंगा आपको। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, ग नंबर क्वेश्चन था कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। बहुत ही सिंपल है धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना। देखिए जो धारा मापी है ना, देखिए धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो धारा मापी के प्रतिरोध को बढ़ाकर हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। मतलब जो धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर है, उसके प्रतिरोध को हम बढ़ा देंगे ना, तो जैसे ही प्रतिरोध को बढ़ाएंगे मतलब R के मान को हमने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, धारा मापी है वो वोल्ट मीटर में अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। एक लाइन में एक इसका उत्तर हो गया, 1 नंबर में पूछा गया है तो कितना लाइन में हम देंगे। अगला हमारा ग क्वेश्चन पूछा गया है ना, घड़ी का क्वेश्चन कि अनओमीय परिपथ क्या होता है। तो वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है ना। और जो नहीं करेंगे वो अनओमीय परिपथ कहेंगे। ठीक है जी। तो 5 क्वेश्चन हो गया ना। देखिए यहां तक हमने समझ लिया। अंग हमारा क्वेश्चन भी अनओमीय परिपथ कह रहा है, अनओमीय नहीं। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग किया गया है। देखिए इसकी जगह पर क्या था, यहाँ पर था सेलों के आंतरिक प्रतिरोध
ठीक है ना, किन बातों पर निर्भर करता है, ये हमारा क्वेश्चन था कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो समझ लीजिएगा यही हमारा अंग क्वेश्चन है। तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर, निम्न बातों पर निर्भर करता है, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहला है कि सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। समझिएगा, थोड़ा सा मैं एक फिगर बनाने के आपको समझाना चाहूंगा। ये एक बर्तन है या हम सेल कह सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, मतलब एक कैथोड है, एक हमारा एनोड और कैथोड है, ठीक है ना। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो इन्हीं दोनों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन दोनों को अगर हम एक साथ बोलें तो इलेक्ट्रोड हम कह सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, एक सेल ही है। ये हमारा क्या है, एक सेल है, ठीक है ना, जिसमें ये दो इलेक्ट्रोड हैं। तो कह रहे हैं कि सेलों के इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी, जो ये सेल है, तो सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है ना, बीच की जो दूरी है, ठीक है ना, वो आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। दूरी को L या D से हम दर्शा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आंतरिक प्रतिरोध है R ना, जो आंतरिक प्रतिरोध R है वो क्या होता है, दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये बात पहली कहा गया, मतलब यदि हमने दूरी, जितना दूरी बढ़ाएंगे उतना ही आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल आंतरिक प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, जो ये इलेक्ट्रोड है जितना मोटा होंगे इसका क्षेत्रफल जितना मोटा होगा, मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। मतलब ये जितना मोटा होगा ना ये इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, मोटा चौड़ा होगा, उतना ही क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान घटेगा। अगला आता है विद्युत अपघट्य की सांद्रता आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। मतलब यदि हम सांद्रता को बढ़ाएंगे ना तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो ये है तीन बातें जिस पर निर्भर करता है, इसको आप याद रखेंगे। अंतिम हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था, क्या था जी, कि एक्स किरणों के गुण और उपयोग लिखिए। देख सकते हैं आप, लिखा गया ना, एक्स किरणों के दो प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। तो ये हमारा एक्स किरण का गुण भी देख लीजिए, कह रहा है ना एक्स किरणों के गुण। तो क्या है जी गुण, एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। पहली बात, ये अदृश्य होती हैं, मतलब दिखाई नहीं देती हैं। उपयोग क्या है, पहला है हीरे की जांच परख करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा, रेडियोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। तो दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अदरवाइज चलिए, ये हमारे एक नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपके लिए दिल से मतलब सलाम करता हूं भाई, इसलिए ना कि अदरवाइज जो लड़के होते हैं ना, उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट कमी बेसिक में देखता हूं, उनमें ना पेशेंस नहीं है। मैं सोचता हूं, मैं दिल से ये सोचता हूं कि अगर जिनके पास पेशेंस नहीं है उनको सफलता कैसे मिलेगी दोस्त, कैसे मिलेगी उनको सफलता? ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। 3 चीजें सफलता के लिए मोस्टली जरूरी हैं। सबसे पहली तो मतलब हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी के ज़माने में के हिसाब से मैं कह सकता हूँ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कीजिए। तो पहला ये हो गया। दूसरी बात ये होगा नीड सेक्रीफाइस। सफलता चाहिए, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस, मतलब सफलता के लिए आपको त्याग करना ही पड़ेगा। त्याग कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप सोकर उठे, मान लेते हैं आपको सोने का मन कर रहा है, आपको पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, तो आप सोए नहीं, त्याग कर आप उठे और पढ़ते हैं। तो वही सफलता के लिए, सफलता चाहती है कि आप त्यागें। अगर आपको सफलता चाहिए, सफलता कहती है कि आपको अगर सफलता चाहिए तो आप उसके लिए क्या त्याग सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो दूसरा क्या हो गया, पहला हार्ड वर्क, दूसरा होता है सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना, ठीक है ना। और तीसरा, ये दोनों होते हुए भी एक चीज ना हुआ तो सफलता नहीं मिल सकती, जो है पेशेंस। तो पेशेंस अंत में काम आता है। जब निराशा आती है तो उस समय पर धैर्य आपको रखना है कि सफलता बिल्कुल मिलेगी। कंसिस्टेंट काम करते हुए चलना है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही आप भी पढ़ाई करते हुए चले, आपको बहुत ही आसानी तरीके से, अब बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे, इसकी मुझे पूरी विश्वास है। अब मैं दिल से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा आप सभी के लिए कि आप अच्छे नंबर से पास हों, ठीक है ना। तो केवल रिक्वेस्ट है दोस्त कि थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ाई कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया है। चलिए, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ कह दिया, अदरवाइज थोड़ा सा फास्ट हमें चलना है, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए एक हमारा कह रहे एक कुंडली का स्वप्रेरण, ठीक है ना, गुणांक क्या है, 10 मिली हेनरी है।
इस विद्युत धारा में 5 मिली सेकेंड में, यहाँ पे कह रहा है कि 5 मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ये एक न्यूमेरिकल है, 2 नंबर में हमसे न्यूमेरिकल ये पूछा जाता है। ये 4 क्वेश्चन है ना, 2-2 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के मतलब 4 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, मतलब 8 नंबर मिलेंगे यदि हमने सॉल्व किया चारों को। तो देखिए कैसे कर रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट जल्दी, अब आपको न्यूमेरिकल पे वीडियो मिलेंगे सब, ठीक है ना। एक वीडियो संपूर्ण किताब के फिजिक्स के 2 नंबर वाले, फिर से 3 नंबर वाले, फिर से 5 नंबर वाले, ऐसे ही हम कराएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, जल्दी मिलेंगे। करा दूं मैं इसमें, चलिए कराते हैं जी, कोई नहीं। देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले स्वप्रेरण गुणांक का मान दिया है, मतलब स्वप्रेरण गुणांक का मान को L से हम दर्शाते हैं, तो L इक्वल टू क्या दिया है, 10 मिली हेनरी दिया है। समझिएगा 10 मिली हेनरी है ना, इसको हेनरी को मिली से हेनरी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है ना, सॉरी -3 हेनरी हो जाएगा। मिली को क्या करना पड़ेगा, हेनरी में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -3 से गुणा कराना पड़ा, तो ये हमारा स्वप्रेरण का गुणांक का मान निकल गया। फिर से कह रहा है कि देखिए 5 मिली सेकेंड में, मतलब समय का एक मान दे दिया है, मतलब t का मान जो दिया है ना, डेल t का मान, समय का जो मान दिया है वो क्या कह रहा है, 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, ठीक है ना। तो 5 मिली सेकेंड को अगर हमें सेकेंड में चेंज करना है तो ये t का मान जो होगा वो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये सेकेंड हो जाएगा। तो अब ये सेकेंड में हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो दूसरा हमारा समय का मान मिल गया। और तीसरा एक और चीज हमें कह रहा है कि इतने मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर क्या हो जाती है, धारा हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारी 5 जो धारा का मान है 5 से कितना हो गया, 15 हो गया, तो धारा आई, तो याद रखेंगे 5 से 15 हुआ है ना, तो अंतिम धारा क्या है, 15 है। अब प्रारंभिक धारा ये है 5 से 15 हुआ है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 5 से 15 हुआ है, तो कितने की वृद्धि हुई है धारा में, तो 10 एम्पियर की वृद्धि हुई है ना, तो 10 एम्पियर रखेंगे। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, कहीं 5 रख देंगे, कहीं 15 लिख देंगे। अरे भैया कह रहे हैं 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हुआ है, तो जितनी की वृद्धि हुई है वही ना लिखेंगे जी, तो ये हमने लिख दिया। तो ये मोस्टली हमें 3 चीजें दिया, एक ये और एक ये। हमसे कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, मतलब विद्युत वाहक बल E का मान हमें ज्ञात करना है। तो विद्युत वाहक बल E इक्वल टू -L di/dt होता है। तो ये हम फॉर्मूला, सबसे पहली बात स्वप्रेरणकत्व का हम जानते हैं, इस पर मान रखेंगे निकल जाएगा। देखिए E इक्वल टू -L का मान है 10, L का मान है 10 पावर मतलब 10 गुणे 10 के पावर 3 है, तो 10 गुणे 10 के पावर -3 है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद एम्पियर, I का मान कितना है जी, 10 है, तो 10 हमने रख दिया, 10 एम्पियर। और उसके बाद T का मान कितना है जी, T का मान हम देख रहे हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 3, 5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये है ना, तो ये हमने रख दिया है, ठीक है ना। कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है जी, गलत नहीं होनी चाहिए। ये इससे ये कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या बचा, E इक्वल टू ये -10 ये 100 हो जाए। अच्छा ये इससे ये 5 दूना 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 2 पचे 10, सॉरी 10 दूना 20 न, तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा -20, ठीक है ना, -20 हो जाएगा। इतना बात तो बेसिक बात आप जानते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है भैया, अरे वोल्ट होता है। क्या होता है, विभव का भी मात्रक वोल्ट ही होता है, और जो हमारा विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्त, ठीक है ना। न्यूमेरिकल हम कराएंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, बेहतर, आप टेंशन ना लें, न्यूमेरिकल हम कराएंगे, सीरीज कराएंगे ना, तो उसमें हम बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल बताने में टाइम भी लगता है, ठीक है, अदरवाइज जगह भी नहीं होता है, तो परेशानी थोड़ी सी होती है, ठीक है ना।
तो इसीलिए न्यूमेरिकल हम कराएंगे। अगला कह रहा है कि सेलों के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर का अर्थ समझाइए। दो बातें कह दिया, सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले सेलों के विद्युत वाहक बल, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर किया गया कार्य सेलों का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब कोई भी परिपथ है और इस परिपथ में हम एकांक आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, मात्र एकांक आवेश को पूरे परिपथ में हम प्रवाहित कर रहे हैं। तो प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है ना, वही कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब विद्युत वाहक बल V क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है ना। एकांक आवेश पर मतलब एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है, देख लीजिए, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है ना। और इसका मात्रक आप याद रखेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है ना। चलिए जी, राशि आप याद रख लेंगे, ठीक है, राशि आप याद रखेंगे। इसकी राशि ये सब मैं बता दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको याद होनी चाहिए। राशि क्या होता है, अदिश राशि होती है और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, वो होता है ML2T-3A-1 होता है। तो ये आप बीमीय सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब आप याद रख लेंगे, काम करेगा। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है समझिएगा, तो यहाँ पे लिख दिया सेलों का टर्मिनल विभवांतर। यहाँ पे कह रहा है कि सेलों के दो टर्मिनलों के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य सेलों का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि समझिएगा, यहाँ पे एक हम सेल यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार आपका सेल होता है, जैसे रिमोट हम देखते हैं टीवी, तो उसमें एक सेल लगा होता है। वो सेल कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें इधर एक देखेंगे तो टर्मिनल टाइप का होता है, मतलब लोहे के टाइप का। टर्मिनल का मतलब यही है जी, जो आपको यहाँ पे साइड में एक लोहे का दिखाई देता है पट्टी, वही है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक सेल में दो टर्मिनल होते हैं कि नहीं, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी सेलों के दो टर्मिनलों के बीच, यदि दो टर्मिनलों के बीच हम क्या करते हैं, यदि एकांक आवेश प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी सेलों के दो टर्मिनलों के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होता है, करते हैं तो कार्य करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो आप बोल देंगे कि किसी सेलों के दो टर्मिनलों के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, सेलों का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आता है आवेशों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। चलिए जी, आवेशों की गतिशीलता से क्या समझते हैं, इसको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आवेशों की गतिशीलता। तो यहाँ पे कह रहे हैं किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग vt तथा उस पर आरोपित विद्युत क्षेत्र E को ही हम क्या कहते हैं, आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। मतलब आवेशों की जो गतिशीलता है वो क्या होता है, आवेशों की गतिशीलता अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। आवेशों की गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू इक्वल टू VD/E होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। म्यू इक्वल टू VD/E, जहां VD क्या है अनुगमन वेग, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो यही बात आप याद रखेंगे कि किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग तथा उस पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेशों की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, ये भी आप समझ गए। अगला देखिए, अंतिम हमारा एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पे कह रहा है, एक न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है ना। इस न्यूमेरिकल को हमने बहुत बार कराया हुआ है, पहले के बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने कराया हुआ है,
तो इसको आप पढ़ लेंगे, आसानी से आपको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। कह रहा है कि एक 1.00 सेमी इनवर्स क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है जी। ठीक है ना। तो इसको आप नहीं कर पाएंगे, बहुत सिंपल है भैया, करा दे क्या? चलिए कोई नहीं, टाइम लगेगा तो लगेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इतना सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, ठीक है ना, तो ये सेमी क्षेत्रफल का मान दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं। ये कितना दिया है? 1.00 सेमी स्क्वायर दिया है। ये सबसे पहले हमारा क्षेत्रफल का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अब जब क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में दिया हुआ है, इसको हम सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो 1 इंटू 10⁻⁻4 से गुणा कर देंगे, तो अब ये मीटर स्क्वायर में हमारा चेंज हो गया है। तो सबसे पहले धारा का मान हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अब हम एम्पियर का ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पे धारावाही लूप कह रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है जी? 2 एम्पियर है ना। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। तो मतलब आई का मान दे दिया है 2 एम्पियर। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्षेत्रफल का मान, फिर से एम्पियर का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? यहाँ पे हमसे पूछा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है M = वो क्या होता है? वो होता है I × A होता है। यही ना होता है जी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला I × A होता है। अब इस पर मान रख लेंगे, आप रख नहीं सकते हैं तो बहुत सिंपल हो गया। M = I का मान है 2, इसका मान है A का मान है 1 × 10⁴। अच्छा, ये 1 10⁴ में गुणा करेगा तो वो 10⁴ ही ना होगा जी, -4 होगा। तो यही तो जो हमारा निकल गया, यही तो आंसर हो जाएगा, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा जी। सिंपल सा तो है। ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है, इसका मात्रक यहाँ पे क्या निकाल देंगे? I का मात्रक होता है एम्पियर, ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा मात्रक में। समझ रहे हैं ना। चलिए जी, तो आशा करता हूं ये 8 नंबर है, ये भी हमारा कंफर्म हो गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सब सॉल्व करा रहे हैं ना। तो देखिए चौथा नंबर, अब ये क्वेश्चन हमारा आया, ये हमारा 3 नंबर में अब पूछा जाएगा। ये जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे ये सब 3 नंबर वाले हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए। तो चलिए पहला हम इसको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हम लिखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम दिए हैं। एक को हम प्रथम नियम के नाम से जानते हैं, एक को द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। प्रथम नियम क्या होता है समझिएगा, कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। बात को समझिए, अब क्या हम कह रहे हैं समझिएगा। यहां पे सबसे पहली बात, एक हम यहाँ पे कुंडली ले लेते हैं। इसमें हमने एक धारा मापी लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है ना। ये क्या है? कुंडली है। इसके पास एक हम चुंबक को लेते हैं, जिसका ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है। समझिएगा अब क्या हम बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब किसी, ये क्या है? हमारी कुंडली है। ये क्या है? चुंबक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है, कौन सी गति? आपेक्षिक गति होता है। तो जैसे ही इन दोनों के बीच आपेक्षिक गति होगा ना, आपेक्षिक गति का मतलब कोई भी एक को स्थिर रखकर और दूसरे की गति कराएंगे। जैसे ये यहीं पे कुंडली है और इस चुंबक को तेजी से हम पास लेकर गए, तो ये भी आपेक्षिक गति ही कहेगा। या इस चुंबक यहीं पे है, इस कुंडली को तेजी से इसके पास लेकर गए, वो भी आपेक्षिक गति ही कहलाएगा। या इस कुंडली है,
यहीं पे, और ये चुंबक भी इसके बहुत पास है, और तेजी से इस चुंबक को दूर हटाते हैं तो वो भी अपेक्षी गति कहलाएगा। ठीक है ना, अपेक्षी गति आप पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत नॉर्मल भाषा में हमने अभी बताया है। तो जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षी गति होता है तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और उसी को ही हम प्रेरित धारा भी कहते हैं। मतलब कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो यही तो हम कह रहे हैं, पहला नियम में उन्होंने फैराडे ने यही बात बताया, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षी गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, या कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो यही तो हुआ जी। आशा करता हूं पहला आप समझ गए होंगे। द्वितीय नियम में हमें यह बात बताया गया कि इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे ये बात बताया गया कि इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या d∅dt, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, ये ऊपर d∅ क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है, और दर यहाँ पे परिवर्तन की दर कह रहा है, दर मतलब यही समय है, तो इसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। तो यही हमें फॉर्मूला से बताया गया है द्वितीय नियम। ठीक है ना, यही हमारा द्वितीय नियम है। इस बात को आप याद रखेंगे कि द्वितीय नियम में फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। समानुपाती का चिन्ह आता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे बस ओनली माइनस d∅dt हो जाता है। ठीक है ना, ये माइनस क्यों लगा, ये जब हम पढ़ेंगे लेंज का नियम, लारेंज नहीं, लेंज का नियम, तो उसमें हमने बताया है कि ये उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है, ये विद्युत वाहक बल, इसलिए यहाँ पे लगाया जाता है जी। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, बहुत बेहतर जी। चलिए, फैराडे का प्रथम नियम हमें समझ में आ गया ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए, दूसरा हमारा कह रहा है किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। कोई भी सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह दिया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है ये बताइए। ये क्वेश्चन घुमा दिया, डायरेक्ट आपको यही कह दिया है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है, और यहाँ पे फिर से कंडीशन डाल दिया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो चुपचाप आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में ही पूरा एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, आपको पढ़ना है तो आप लिखिएगा। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा ना, इसीलिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। हमने सब कुछ पहले ही इसीलिए पढ़ाया है, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले, जिससे आपको एक वीडियो में तो सब कुछ प्रोवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वहां से जाकर आराम से पढ़ें। तो आप क्या कर लिखेंगे, आप लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कीजिए यूट्यूब पर, हमारी वीडियो मिलेगी, वहां से आप इसकी तैयारी कर लेंगे। हमने पढ़ाया हुआ है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला आता है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यक प्रतिबंध क्या है। मतलब व्यतिकरण क्या है और इसकी शर्तें क्या है, प्रतिबंध क्या है, कंडीशन क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे जी। तो चलिए हम इसको बता दे रहे हैं, जितना संभव है उतना तो हम बताने का प्रयास करेंगे ही। देखिए यहाँ पे प्रकाश का व्यतिकरण है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो यह घटना ही व्यतिकरण कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि ये हमारी एक अक्ष है, ठीक है ना। अब इसमें एक ये तरंगे हैं, इस तरीके से चल रही हैं, ठीक है ना। और ये हमारी दूसरी तरंगे हैं जो कुछ इस प्रकार से गति करते हुए चल रही हैं और ये यहाँ पे मिल रही हैं। तो देखिए हम यही कह रहे हैं कि जब यहाँ पे कह रहे हैं जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, ये 2 हैं तरंगे या 2 से अधिक भी हो सकती हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक ये क्या है, तरंगे हैं, ठीक है ना।
तो जब दो या दो से अधिक तरंगे, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि दोनों ये है ना, तो ये इनकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और जो दिशा है वो क्या होना चाहिए, वो भी समान होना चाहिए। ठीक है ना, यही दो कंडीशन है व्यतिकरण का। तो समझ गए ना, आवृत्ति भी समान, दिशा भी समान। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं, मतलब मिलती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। वही बात लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं, यह घटना व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है ना। अब इसकी शर्तें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, जो कि हमने यहीं पे बता दिया, समान आवृत्ति होनी चाहिए व्यतिकरण के लिए। तरंगों के संचरण की दिशा भी समान होनी चाहिए। संचरण मतलब होता है चलना या गति करना की जो दिशा है ना, वो भी इक्वल होनी चाहिए। देख रहे हैं ना, ये दोनों इसी दिशा में गति कर रही हैं, तो दिशाएं इक्वल हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है जी। आओ अगला हमारा आता है। ठीक है, अगला हमारे यहाँ पे देखिए, ये तो हमने समझ लिया व्यतिकरण। अगला घड़ी का कहता है कि यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यास 6 सेमी तथा उस परावैद्युत के रूप में वायु है, तो यदि संधारित्रों की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान है तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बहुत बार हमने क्वेश्चन कराया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। संधारित्रों की धारिता का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, नॉर्मल सा है जी। यहाँ पे जो ये है ना, जो ये हमारा संधारित्रों के प्लेटों का व्यास दे दिया है, तो प्लेटों का व्यास दिया है, तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या r = 6/2 कर देंगे तो 3 सेमी आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² मीटर। तो ये हमारा देखिए स्मॉल r का मान निकल गया। इसी प्रकार कैपिटल R का भी मान हम निकाल सकते हैं। ये 200 सेमी गोले का व्यास है, तो कैपिटल R का मान हम कैसे निकाल लेंगे, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं। कैपिटल R का मान हम निकालेंगे, तो पहले तो कैपिटल R का मान निकालेंगे, तो इसका व्यास में न दिया है, तो त्रिज्या व्यास के आधी होती है, तो आधा इसका कर देते हैं, तो 100 सेमी हो जाएगा, और 100 सेमी = 1 मीटर हो जाएगा। तो देखिए R का मान निकल गया, कैपिटल स्मॉल r का भी मान निकल गया। एक और चीज हमें आवश्यकता पड़ेगी, जो है A का मान। A का मान मतलब क्षेत्रफल A = क्या होता है, πr² होता है। तो अब देखिए समझिएगा बात, πr², इस r का जो मान है यहाँ पे 3। चलिए अभी हम बता देते हैं। पाई का मान हमने लिख दिया, r का मान है 3 × 10⁻², के पावर 2 है, तो 2 ये स्क्वायर है ना, 2 कर दिया। यहाँ पे a का मान निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हुआ होगा ना, तो 9, ये पाई इसमें गुणा हो गया तो 9 पाई हो जाएगा, और ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये हमारा a का मान निकल गया। देखिए स्मॉल r का मान, फिर से a का मान, फिर से कैपिटल R का भी मान यहाँ पे निकल गया है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि इस प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो एक बात हम याद रखेंगे, संधारित्रों की समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता से फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि A∈0 × d होता है, और एक गोलीय चालक की धारिता C = क्या पढ़ा है, 4πε0 × r होता है, कैपिटल R। यही हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए ε0 से ε0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। a का मान आप यहाँ से ये रख देंगे, a का मान। ठीक है ना। a का मान रखेंगे तो पाई है इसमें, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे। यही d का हमें मान, यहाँ पे जो d का मान दिया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो d का हमें मान दिया है, इसी को ज्ञात करना है। a का मान आप यहाँ से रख लेंगे। ठीक है ना। r का मान आप देखिए, r का मान यहाँ पे 1 है, तो रखेंगे तो तुरंत निकल जाएगा। निकाल के दिखाते हैं, दिखाएंगे हम आपको, दिखाइए देते हैं भैया। a है, ये ε0 से ε0 कट गया। a का मान क्या है, 9 पाई × 10⁻⁻4 है। ये d है, ये 4 पाई, r का मान है 1, तो 1 हो गया। अब बात को यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे समझिएगा, 9 × 10⁻4 बचा, 9 × 10⁻⁻4 बचा। ये d इधर चला जाएगा तो 4 में गुणा करेगा तो 4d हो जाएगा, होगा ना।
अब ये 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁻⁴/4 हो जाएगा। ये 4 से 4 दूना 8 और 4 दूना 8 एक बचा ना, तो फिर से 4 दूना 8, ये मतलब 2.2 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो मतलब d का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2.2, ठीक है ना, 5 × 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, अब मीटर हो जाएगा, यही तो वैल्यू आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ साफ से नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर फिर भी दिमाग लगाए होंगे, समझने का प्रयास किए होंगे, तो संकेत से भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। बट फिर भी आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, इतना इजी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने आने ही चाहिए। चलिए कोई नहीं जी, आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ लिए। अगला आता है प्रतिवर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। चलिए जी, अब हमारे यहाँ से 5वां क्वेश्चन आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सभी को पढ़ना है आपको। चलिए ले लिए होंगे ना, देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये अब हमारा जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि लारेंज बल के अर्थ से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसका पूरा एक्सप्लेन आपको करना है लारेंज बल के आधार पे। फिर से ऊर्जा बेंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है आपको ऊर्जा बेंड के आधार पे, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे सबसे पहली बात। फिर से आता है हाइड्रोजन के बोर का परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं, ये तैयार करना है। डी ब्रोगली तरंगे क्या है, डी ब्रोगली तरंगों का व्यंजक ज्ञात करना है। अंत में प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। देखिए इस सभी को आप कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले आप लिखेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण ब्रदर सर, इतना करेंगे वीडियो मिल जाएगा। ऊर्जा बेंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर ब्रदर सर, सर्च कर लीजिएगा, वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं, मतलब सिंपल वे में लिखेंगे बोर का परमाणु मॉडल ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, वही वह है। अगला डी ब्रोगली तरंगे क्या है और इसका व्यंजक भी हमें ज्ञात करना है, लिखेगा यूट्यूब पर डी ब्रोगली तरंगे ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। विद्युत चुंबकीय, यहाँ पे कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहे, दोनों बात एक ही है। तो आप लिखिएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा, वहां से इन सभी की स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको कराने लगे तो बहुत टाइम लगेगा दोस्त, हमने पहले इस सभी को कराया हुआ है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा आता है छठा, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति की अवस्था परिपथ चित्र खींचिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सिंपल में लिखेंगे पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो हमारी मिलेगी, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा बार ये पूछा गया है, ठीक है ना। अथवा में या तो आप ये करें या तो आप ब्रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, इसकी कमियां लिखिए, ये आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। दोनों आपको तैयार करना है क्योंकि आप एग्जाम में नहीं बैठे हैं कि एक को छोड़ना है, ठीक है, एग्जाम में छोड़िएगा, बट अभी आपको सबको तैयार करना है। अगला हमारा 7वां आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटनाओं की व्याख्या कीजिए और प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ये सिंपल सा है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन ब्रदर सर, उत्सर्जन की जगह पर प्रभाव भी कह देगा, तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिलेगा, उसको पढ़ लीजिएगा। या अथवा में आप हमने दे दिया है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो आप यही लिखेंगे कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से अपवर्तन की व्याख्या ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये 5 नंबर वाले कंप्लीट होंगे जी। फिर से 8वां, फिर से हमारे 5 नंबर वाला ये भी आता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परावर्तीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए और इसकी कार्यविधि समझाइए, एक दूरदर्शी विवेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आप YouTube पे लिखिएगा परावर्तीय दूरदर्शी ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। अथवा में यहाँ पे दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, आप विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। अथवा में यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे अथवा में नहीं रहेगा। अब 9th हमारा क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर,
लिखिएगा ट्रांसफार्मर ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। या अथवा में हमने यहाँ पे दे दिया है क्या कि अनओमीय प्रेरण मतलब अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, ठीक है ना। दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरणकत्व के लिए सूत्र की स्थापिता कीजिए। तो अन्योन प्रेरण गुणांक ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा आपको। इस तरीके से सर्च करके आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल आज का ये जो पेपर है ये हमने कंप्लीटली सॉल्व करने का प्रयास किया है जितना हो सकता था मुझसे, ठीक है ना। और अदर जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसको हमने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से आपको उसको पढ़ाई करना है। तो अदरवाइज हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपकी मॉडल पेपर का जो टाइमिंग हमने बताया कि इस दिनों पर आपके मॉडल पेपर मिलेंगे, वैसे आपको मिल ही रहे हैं। तो इस तरीके से आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो भी हम जल्दी आपको सीरीज स्टार्ट होगा तो वो भी हम कराएंगे जी, ठीक है ना। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है और चाहे तो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।